हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। सो अपने बिजनेस एनालिसिस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये आई गेस एनबीएफसी का मेरा सेकंड वीडियो है। आपने देखा होगा कल आई गेस मैंने 4 या 6 कंपनीज को कवर किया था इन दैट स्पेस। तो और भी कुछ 4 नाम हैं। मैं एक चीज देखता हूँ कि लाइक जब भी मैं कोई पर्टिकुलर सीरीज चालू करता हूँ, कोई सेक्टर को कवर करता हूँ, तो ऑफ कोर्स राइट एक वीडियो में मैं तो सारे नाम कवर नहीं कर सकता हूँ ना। तो क्या मैं देखता हूँ कि लाइक जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो वो सेक्टर में बाकी जो नाम्स का रिक्वेस्ट आने लगता है। सो देखिए द पॉइंट इज के लाइक मुझे पर्टिकुलर कोई कंपनी से दुश्मनी या प्यार नहीं होता है। मैं जो भी कंपनीज को ट्रैक करता हूँ अपने समय पे सबको आपके सामने लेके आता हूँ। लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि लाइक ये सब कामों में टाइम लगता है ना। बिकॉज मैं एक अकेला बंदा होके हजारों कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, इनसाइट्स ले रहा हूँ, कॉन कॉल्स पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने छोड़ रहा हूँ। राइट, मल्टीपल वीडियोस इन अ डे भी आता रहता है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। सो एनीवे, तो चलिए अभी ये वाला जो वीडियो है इसमें हम 4 कंपनीज का बात करते हैं, जिसमें जिसमें आई कैन टेल यू कल प्रॉब्लम मुझे उसमें से 2 कंपनीज अच्छे लगते हैं। एक मोटा मोटी लगता है और एक तो बहुत ही घटिया लगता है। तो आई गेस मैंने एनालाइज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अच्छे से चालू करते हैं। अच्छा कंपनी का नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल करके। तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है। तो आई टेल यू कंपनी का स्टोरी क्या है। यहाँ पे 4 साल पहले इनका कोई गोल्ड लोन का कोई डिविजन नहीं हुआ करता था, ठीक है। 4 साल पहले आप पकड़ लो, ये कंपनी का कुछ 100-150 के आसपास ब्रांचेस था। लेकिन आज अगर आप देखोगे कैप्री ग्लोबल का कुछ 1000 के ऊपर ब्रांचेस हो गया। अब ये जो मोस्ट इंक्रीमेंटल ब्रांचेस बना है वो किसका बना है? गोल्ड लोन का ब्रांचेस, ठीक है। और ये जो कंपनी था कैप्री ग्लोबल, इनका अगर मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता दूं, पहले ये एक एमएसएमई मतलब छोटे मोटे बिजनेसेस को बिजनेस लोन देने वाला एक कंपनी था, ठीक है। लेकिन एमएसएमई बुक में क्या हो रहा था, उनका यील्ड कम है और वहां पे एसेट क्वालिटी भी थोड़ा खराब हो रहा था। सो कोविड के बाद से इन्होंने क्या किया, पूरा गोल्ड लेंडिंग पे फोकस किया, वो भी एकदम टायर 4, 5, 6 सिटीज में। तो इससे क्या हुआ, इससे सिंस वो गोल्ड लोन पे इतना फोकस किया एंड 500-700 ब्रांचेस गोल्ड लोन्स का खोले इन द लास्ट 3-4 ईयर्स, आप देखे होंगे कि इनका पूरा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया। राइट, प्रोडक्ट मिक्स चेंज मतलब कि लाइक आपने एक नया प्रोडक्ट ऐड किया जिसका यील्ड ऑन द लोन्स आर फार हायर देन व्हाट वाज द यील्ड ऑन द ओवरऑल पोर्टफोलियो उससे पहले। इनका पहले देखिए, इनका एमएसएमई लोन्स था और उसके बाद इनका हाउसिंग का भी एक बुक है, ठीक है। लेकिन इनका गोल्ड आने के बाद, मतलब गोल्ड लेंडिंग का पोर्टफोलियो आने के बाद इनका पूरा बिजनेस मोमेंटम ही आ गया, ठीक है। अगर मैं इस बार का भी बात करूं FY25 ओवर 24 में, राइट, द AUM ग्रू नॉर्थ ऑफ 50-55% और कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। मतलब इनका पैट का ग्रोथ इज लाइक ऑलमोस्ट डबल्ड। आई थिंक पैट डबल हुआ है इन FY25 ओवर FY24 या समथिंग क्लोज टू दैट, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज इसलिए मिला बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स चेंज। समझ में आ रहा है? सो आगे जाके भी ये गोल्ड का पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा और इनका धीरे धीरे करके फोकस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द एमएसएमई स्पेस, ठीक है। इनका और एक डिवीजन है जो है आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, मतलब ये जो रेसिडेंशियल जो भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बिल्डर को लोन्स देते हैं। अब देखिए ये भी एक हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है, लेकिन क्या होता है ना, आपको तो पता ही है, राइट, ये हाई टिकट साइज लोन्स देना पड़ता है। 1-2 प्रोजेक्ट्स भी वहां पे रुक गया फॉर एनी पर्टिकुलर फैक्टर तो इनको बड़ा धक्का मिल सकता है। तो इसलिए कैप्री ग्लोबल का मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम अपने टोटल जो लोन बुक है उसका 20% के ऊपर कभी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में करेंगे नहीं। मतलब ये कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन गोल्ड का हिस्सा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहां पे आप सोचो ना, जैसे मैंने क्या बताया, 50% का सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ या आपका AUM का ग्रोथ पकड़ लो। लेकिन दैट गोल्ड डिवीजन का जो लोन बुक का ग्रोथ है दैट इज आई थिंक 120% से ग्रो कर रहा है, राइट। एंड गोल्ड का मैं आपको यील्ड भी बता दूं, गोल्ड लेंडिंग का यहाँ पे उनको यील्ड मिलता है 22 या 23% के आसपास, ठीक है। जबकि वो पुराने एमएसएमई में या अफोर्डेबल हाउसिंग में वो सब 18% के नीचे उनको यील्ड मिलता है। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो बदलते जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स चेंज कंपनी का ROE सब ऊपर की तरफ जा रहा है। आई थिंक पिछले 2-2.5 साल में इनका ROE का नंबर भी डबल हुआ है और लेट्स से मोर देन डबल हुआ है, राइट। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि हमें वैसे कंपनीज चाहिए जिनका सारे अच्छे, मतलब सारे पैरामीटर्स आर मूविंग अपवर्ड्स। गॉट इट। सो यहां पे भी आप देखोगे ROE, फिर आप देखोगे इनका मार्जिन भी इंप्रूव हुआ। नाउ यू गेट इट कि क्यों मार्जिन इंप्रूव हुआ, बिकॉज यहाँ पे गोल्ड लोन्स आने के बाद तुम्हारा ऑफ कोर्स तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ गया है ना, बिकॉज तुमने इंक्रीमेंटल डिसबर्सल ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो टुवर्ड्स द हाई यील्डिंग पार्ट ऑफ द बुक व्हिच इज द गोल्ड लोन्स, राइट। तो बेसिकली कैप्री ग्लोबल यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे इसीलिए लगता है बिकॉज यहाँ पे सारे चीजें आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया बात। मैनेजमेंट कॉन कॉल में ये भी बताया कि लाइक सिंस उन्होंने इतने सारे गोल्ड ब्रांचेस खोले इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, अभी वो गोल्ड ब्रांचेस को स्टेबलाइज करना है उनको, राइट। तो बेसिकली क्या वो बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सारे खर्चे भी हमने ले लिया, सो गोइंग फॉरवर्ड ऑन दिस फिक्स कॉस्ट हमारा
हमारा डिसबर्सल और भी बढ़ेगा फ्रॉम दोस ब्रांचेस, बिकॉज ये जो सारे ब्रांचेस है, ये गोल्ड लोन का ब्रांचेस है, ये उतना मैच्योर भी नहीं किया है ना, इनको 1 2 3 साल के ऊपर लगता है, राइट। फिर आपको समझ में आएगा कि ठीक है भाई, एक ब्रांच का एक एवरेज डिसबर्सल कितना होनी चाहिए। सो कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसेट क्वालिटी उन्होंने अच्छा रख के ही ये सारे चीजें को किया है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि उनके कॉन कॉल में गाइडेंस सुन के मैं थोड़ा सा मायूस हो गया, बिकॉज उनका गाइडेंस है कि अगले 2 से 3 साल में वी विल ग्रो बिटवीन 27 to 30% ऑफ द बुक, ठीक है। अब देखिए बात यहां पे आता है, मैं एक बार आई डोंट नो मतलब एग्जैक्टली नंबर कितना है, लेकिन हाँ नंबर यहाँ पे मैं लिख के रखा हूं। तो इनका कहना है कि हमारा जो लोन बुक है, हमारा लोन बुक को हम कर देंगे 50,000 करोड़ का बाई FY28, ठीक है। और FY25 के बाद लोन बुक कितना है, 22,000 करोड़। तो 22,000 करोड़ से अगर आप 50,000 करोड़ में जा रहे हो इन 3 years, दैट्स लाइक मोटा मोटी 28-30% का ग्रोथ इन AUM, राइट, ऑन अ CAGR बेसिस, है ना। और इसके साथ साथ अगर दे आर सेइंग दे विल बी ग्रोइंग एट अराउंड 30% और गोल्ड लोन का पार्ट ऑफ द बुक, राइट, विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो दैट मींस क्या, दैट मींस यहाँ पे ROE और बढ़ता जाएगा। तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया है ROE विल बी नॉर्थ ऑफ 16%, अभी आई गेस 15-14% के रेंज में होगा, तो मैनेजमेंट ने बोला 16% के ऊपर तो ROE होगा ही। सो बेसिकली क्या है, गाइडेंस 30% का है, ROE भी बोल रहा है कि आगे जाके ऊपर की तरफ जाएगा, मार्जिन और स्प्रेड भी बढ़ेगा, राइट। सो विच इज ऑल गुड, राइट। बट लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि अभी वो 50% से ग्रो कर रहे हैं। इट वुड हैव बीन बेटर फॉर मी अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ये बताता कि आगे वो 40-50% के रेंज से ग्रो करेगा, राइट। बट देन अगेन देखिए, मेरा काम है कि आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट मतलब इन्वेस्टर, मैं कोई भी चीज को ना मतलब कोई भी चीज को रिजेक्ट करने के लिए राजी हो जाता हूँ बहुत जल्दी। लेकिन मेरे पैसा बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत कीमती है ना, राइट। तो मेरे पैसे अगर मैं कोई कंपनी में जा रहा हूँ तो मुझे उसको पिच परफेक्ट सिचुएशन में चाहिए। सो केपरी ग्लोबल वुड हैव बीन अ पिच परफेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मी अगर लेट्स से उनका गाइडेंस थोड़ा बेटर होता। बट हैविंग सेड दैट इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका वैसे भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से भी उनका ROE बढ़ेगा, बिकॉज इनका मैं आपको बता सकता हूँ, ये लोग इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उनका एक ये भी है उनका आई गेस कोई कार लोन का डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक मॉडल बनाया। तो इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, कार लोन डिस्ट्रीब्यूशन से भी इनका अदर इनकम बढ़ेगा, है ना। मतलब दूसरों का कार लोन को ये लोग ओरिजिनेट करेगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दूसरों का इंश्योरेंस को ये बिकवाएगा एक कमीशन के लिए। सो वो भी अच्छी बात है केपरी ग्लोबल का। अफोर्डेबल हाउसिंग जो ये स्पेस बोला आपको तो पता ही है, राइट, कि अफोर्डेबल हाउसिंग में इतने सारे बूम्स है, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं। तो यहाँ पे भी अफोर्डेबल हाउसिंग का 25-30% के आसपास का ग्रोथ है, और मैनेजमेंट का कहना है कि इसी रेट से आगे जाके भी बढ़ेगा। सो देखिए कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इसके इनका जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। बट आई होप के ये वैसा सिचुएशन हो के जब मैनेजमेंट कंजर्वेटिवली गाइड करता है एंड आउट परफॉर्म करते जाएगा। सो देखते हैं अभी। ये तो आपको चलो FY25 का कॉन कॉल के बाद का ये जो सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अब तो हमें देखना है Q1 FY26 कैसे करता है, एंड उसके साथ हमें ये भी देखना है कि फिर उसके कॉन कॉल में मैनेजमेंट अपना गाइडेंस को बढ़ाता है कि नहीं, एंड जो भी हो मतलब जिस तरीके से परफॉर्म किए जा रहे हैं एग्जीक्यूशन उस लेवल पे हो रहा है कि नहीं। तो अच्छी कंपनी केपरी ग्लोबल आप देख सकते हो। स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज बताता हूं कि अच्छे कंपनीज का स्टॉक एक्सपेंसिव बन जाता है, ठीक है। बन जाता है मतलब यहाँ पे भी इसका प्राइस टू बुक आप देखोगे 1-1.5 के रेंज में तो नहीं मिलेगा, राइट, बिकॉज ये सारी चीजें अच्छा करे, जिसका ROE ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, गाइडेंस अच्छा है। गाइडेंस अच्छा है मतलब देखो फिर भी 30% का तो गाइडेंस दिया ना। हमारे देश में कितना ही NBFCs है, मतलब स्पेशली इन द टायर 4, 5, 6 सिटीज, स्पेशली हमारे देश में जब आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल में RBI ने कितने NBFCs में रिस्क वेट बढ़ा दिया, बैंकों को बोल दिया कि तुम हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग करके उनसे पैसा दो उनको, राइट। लेकिन फिर भी ये कंपनी केप्ट ऑन डूइंग एट 50% से ग्रो करता गया, और इनका सारे के सारे नंबर्स आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से ट्रैक करो। दूसरा जो हम कंपनी की बात करते हैं उसका नाम है सैटिन क्रेडिट केयर। अब सैटिन क्रेडिट केयर एक NBFC है फोकस्ड इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। कल आई गेस मैंने क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण कवर किया था, तो सैटिन का भी वैसा ही कस्टमर बेस है, वही गांव वाला को, टायर 5-6 सिटीज के लोगों को ये लोग माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं। और सैटिन का 2 सब्सिडियरी है, एक MSME लेंडिंग करता है और दूसरा आपका आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग में ये लोग भी है। लेकिन सैटिन का मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द बुक अभी भी माइक्रो फाइनेंस में है, तो हमें वही पे फोकस करना पड़ेगा। एंड जस्ट लाइक एनी अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सैटिन का भी वही कहना है कि इंक्रीमेंटल बैड लोन्स आर कमिंग डाउन, द पोर्टफोलियो एट रिस्क इफ यू लुक एट द PAR 30+ ब्रैकेट्स, ठीक है। तो आप देखोगे
देखोगे कि लाइक द पार 30 प्लस ब्रैकेट्स, ऑल द डीपीडी बकेट्स, जो डेज पास ड्यू का जो बकेट होता है, राइट, तो वहां पे इंप्रूवमेंट इनको दिख रहा है, ठीक है, वेदर इट्स 30 डेज, 60 डेज, 1 डे, वट एवर इट इज, ठीक है। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स इन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इज ओवर, ठीक है। वो तो हमें पता चल गया, बिकॉज राइट नाउ मैंने जितने भी कंपनीज का कॉन कॉल्स पढ़ा, सबका मैनेजमेंट ही यही बता रहे हैं। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जो गार्ड रेल, MFIN का जो गार्ड रेल बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर का 3 से ऊपर लेंडर नहीं बनेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो बेसिकली क्या हो रहा है, इससे अभी डिसबर्सल ग्रोथ कोई भी कंपनी का उस रेट से नहीं होगा। प्लस कर्नाटका का ये ऑर्डिनेंस वाला एक सिचुएशन है। सैटिन का कर्नाटका में उतना कुछ प्रेजेंस नहीं है। सैटिन का यूपी, बिहार, बंगाल और असम में होगा उनका 60-70% ऑफ द बुक। लेकिन फिर भी सैटिन का भी वही है ना, जो भी उन्होंने क्या बताया कि हमने कर्नाटका में जो लोन डिसबर्स कर रहे थे, हमने थोड़ा पुल बैक कर लिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लिए कर्नाटका में ये ऑर्डिनेंस आने के बाद बहुत अनसर्टेनिटी तो छा गया था, लेकिन फिर भी इंप्रूव हो रहा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए अक्रॉस एनी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आई कैन टेल यू, मुझे एक्चुअली आज 4 बजे को अरमान का भी कॉन कॉल सुननी है। अरमान कल लॉस से प्रॉफिट लॉस दिखाया था Q3 में, कल देखा उनका Q4 का नंबर अच्छा ही लगा, 12-13 करोड़ का प्रॉफिट किया, जबकि पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का लॉस किया था। लेकिन सुनना है कि अरमान का मैनेजमेंट भी क्या बोलता है, बट आई एम एस्टिमेटिंग और गेस्टिमेटिंग के वो भी यही बताएगा कि आज कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी ये नहीं बोल रहे कि हमारा जो लोन बुक का डिसबर्सल का जो हाई पेस था उसमें हम वापस आ जाएंगे इन FY26। लेकिन सैटिन के साथ साथ बाकी ये सब उज्जीवन, इक्विटा, सब कोई भी कंपनी को अगर आप देख लोगे, स्पंदना देख लोगे, ये देख लोगे, वो देख लोगे, सब यही बोल रहे हैं कि अगले फिस्कल में आपका क्रेडिट कॉस्ट विल बी लोअर देन व्हाट द क्रेडिट कॉस्ट वाज इन FY25। तो इवन मैं सैटिन का भी अगर नंबर आपको बता दूं ना, तो सैटिन का क्रेडिट कॉस्ट कितना था, आई थिंक सैटिन का क्रेडिट कॉस्ट वाज अराउंड 6.5% इन FY25। लेकिन मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगले फिस्कल में द क्रेडिट कॉस्ट विल बी 4.5 to 5% के बीच में। तो इसका क्या मतलब, यहां से EPS का बूस्ट मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दिया, मैनेजमेंट यही बोला कि हमें एक और क्वार्टर देखनी है, राइट, Q1 ऑफ FY26 का नंबर्स, और उस टाइम पे जब कॉन कॉल होगा, राइट, 3 महीने बाद, तब हम जाके शायद आपको एक गाइडेंस दे पाए कि ये फिस्कल में हमारे लोन बुक किस रेट से ग्रो करेगा। बट हैविंग सेड दैट, सैटिन का मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि हम ग्रो पक्का बेटर करेंगे, बिकॉज देखिए FY25 में सैटिन का लोन बुक ग्रो ओनली 7% ना, बिकॉज एसेट क्वालिटी किसी का भी खराब होता है तो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ तो घट ही जाता है ना। तो लेकिन उन्होंने ये बताया कि 7-8% से बेटर करेंगे हम, लेकिन एग्जैक्ट कोई नंबर या स्पेक्ट्रम देने से पहले हम लोग 1-2 क्वार्टर और हमें देखना है, ठीक है। सो यही हो गया सैटिन का नंबर, आई थिंक। और तो कुछ कॉन कॉल में कुछ खास डिस्कशन नहीं हुआ। अब हम चलते हैं SG फिनसर्व की वजह से, SG फिनसर्व की तरफ। मेरा हिंदी बहुत ही खराब है एक्चुअली द थिंग इसके लिए मेरा हिंदी खराब है, लेकिन हिंदी बोलने में अलग जोश आता है। आई मीन आई कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश, ठीक है, लेकिन इंग्लिश बोलने में वो मजा कहाँ है जो हिंदी बोलने में आती है, ठीक है। तो मेरा ये बकवास हिंदी के वजह से आप मुझे माफ कर देना, लेकिन इतने दिनों से मैं हिंदी में इसीलिए वीडियो बनाता हूं, बिकॉज आई थिंक मोर देन द लैंग्वेज मुझे ये लगता है कि लाइक आपको मजा आनी चाहिए बात करने में। तो इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ फक दैट शिट, अगर इंग्लिश उतना अच्छे से भी नहीं आता है तो आप किसको इंप्रेस करने निकल रहे हो, है ना। तो जो अच्छा लगता है दिल से बात करो, उसी लैंग्वेज पे बात करो। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रहा है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा मैसेज तो आपके पास पहुंच रहा है ना। सो एनीवे, तो अभी हम बात करते हैं SG फिनसर्व की। अब देखिए SG फिनसर्व 2022 से चालू हुआ था, ठीक है, तो बहुत ही नया कंपनी, 2-3 साल का एक पुरानी कंपनी है। और अब देखोगे ये APL अपोलो का, सो बेसिकली APL अपोलो इस कंपनी का मालिक है, ठीक है। तो APL अपोलो वो जो स्टेनलेस एंड स्ट्रक्चर स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाने वाला है, इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है। तो उनका ही प्रोमोटर बेस का एक और कंपनी है SG फिनसर्व, ठीक है। अब SG फिनसर्व को क्यों खड़ा किया, सो दैट, क्योंकि देखिए APL अपोलो का आज आप देखोगे इट्स ए ह्यूज कंपनी इन इंडिया, राइट। तो APL अपोलो का हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स एंड ये सब ट्रक चलाने वाले लोग होंगे। तो उनका अगर सोचो फॉर एग्जांपल, और सोचिए ना कोई भी छोटे छोटे MSME कंपनीज जो इतने बड़े APL अपोलो को केटर कर रहा है, मैं यहाँ पे SG फिनसर्व का मॉडल थोड़ा समझा रहा हूं कि वो क्यों फाइनेंसिंग वैसे करता है। सो बेसिकली इनका जितना SMEs एंड MSMEs होगा, आप देख सकते हो कोई भी MSME का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, टाइमली क्रेडिट। मतलब अगर से फॉर एग्जांपल मैंने APL अपोलो को अपना लेट से कोई रॉ मटेरियल दे दिया, अब लेट से APL अपोलो ने बोला कि मैं एक महीने बाद पैसा आएगा, तो 1 महीने मैं तो बैठा रहूंगा ना। लेकिन सोचो उस टाइम पे अगर SG फिनसर्व आके
वो पर्टिकुलर, बिकॉज वो तो मेरा रिसीवेबल बन गया ना कि एपीएल अपोलो को मैंने माल दिया, 1 महीने बाद मुझे पैसा मिलने वाला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ रुपए मिलने वाला है मुझे, एग्जांपल लेके। तो एसजी फिनसर्व को अगर मैं इसका प्रमाण दिखा दूं, मतलब अगर मैं इसका प्रूफ दिखा दूं, तो एसजी फिनसर्व आज मुझे 10 करोड़ रुपए दे देगा, समझ में आ रहा है, और देके बोलेगा कि भाई तू फिर से बनाते रहे अपना काम। बिकॉज क्या होगा, पैसा नहीं आएगा तो मैं इन्वेंटरी में कहां से पैसा डालू, गॉट इट। तो वो जो छोटा एमएसएमई है, तो एसजी फिनसर्व से वो एक वर्किंग कैपिटल लोन उठा लेगा 10 करोड़ का, और वो अपना फिर से माल बनाने लगेगा। तो अगले महीने जब एपीएल अपोलो से उस छोटे एमएसएमई कंपनी को पैसा सही में मिल जाएगा, राइट, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना किस्ता मिला के एसजी फिनसर्व को दे देगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एसजी फिनसर्व पैसा बनाता है। तो एसजी फिनसर्व सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में है, इसको आप बिल डिस्काउंटिंग बोल सकते हो, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, इसमें तो बहुत सारे एमबीए जार्गन्स होते हैं, लेकिन आई गेस सबको समझ में आ गया, राइट। मतलब दूसरे साइड से भी अगर आप देखोगे कि लेट से अगर आप एक बड़ा डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हो, और से फॉर एग्जांपल आपको कोई कैश क्रंच हुआ है, लेकिन यहाँ पे एसजी फिनसर्व क्या करती है, कोई भी डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, छोटे बड़े एमएसएमई कंपनीज हो, एसजी फिनसर्व देख रहे हैं कि भाई तुम्हारा रिसीवेबल्स आ कहां से रहा है। अगर वो कोई बड़ा कंपनी जिनको ये एंकर्स बोलते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल एपीएल अपोलो से तो इन्होंने चालू किया बिकॉज ये तो उनका ही बेटा है। फिर उन्होंने क्या किया, ये सब कजारिया बोलो, फिर आपका अदानी बोलो, ये सारे एंकर्स के सारे छोटे छोटे आसपास का जो एसएमईज एंड एमएसएमईज है, इन सबको लोन्स देने लग गया, बिकॉज इनको एसजी फिनसर्व का कोई जीएनपीए नंबर नहीं है, कोई इनकी एसेट क्वालिटी खराब नहीं है। क्यों नहीं खराब है, लॉजिकली सोचो, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लाइक एसजी फिनसर्व को पता है कि मैं ये छोटे एमएसएमई को पैसा इसीलिए दे पाऊंगा बिकॉज एपीएल अपोलो तो डिफॉल्ट नहीं करेगा, या कजारिया या फिर आपका ये जो आपका बोलो अदानी ग्रुप तो डिफॉल्ट नहीं करेगा, है ना। और दूसरे साइड में ये भी है कि वो लोग क्या करते हैं, सोचो अगर अदानी ग्रुप से पैसा आया भी उस छोटे एमएसएमई में, एंड देन लेट से वो बंदा उस पैसे को लेकर लेट से भाग गया या हेरा फेरी किया और एसजी फिनसर्व को अपना पैसा वापस नहीं किया, तो एसजी फिनसर्व का ये काम बनता है फिर वो अदानी के पास उनको जाके बोले कि आगे से जाके ये छोटे एमएसएमई को तुम धंधा मत दो बिकॉज ये हमें पैसा नहीं दिया। सो एसजी फिनसर्व का सारे एंकर्स के साथ अच्छे टाई अप्स है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये एंकर्स को पैसा नहीं देता है, ये एंकर्स के आसपास के पूरे सप्लाई चेन इकोसिस्टम को पैसा देता है। अब सोचो ये बहुत अच्छी बात है ना, क्यों अच्छी बात है, बिकॉज सोचो ना आज सारे अगर एसएमईज एंड एमएसएमई कंपनीज को अगर लेट से उनका क्रेडिट क्रंच नहीं होता है, तो ये बड़े बड़े एंकर्स का भी तो लोन बुक बोल रहा है, मतलब उनका जो सेल्स ग्रोथ बढ़ जाएगा, है ना। बिकॉज ये बड़े बड़े एंकर्स भी सोचो अगर वो इतने सारे, बिकॉज आज हमारे देश में जितने भी बड़े कंपनीज है वो हजार छोटे छोटे कंपनीज पर डिपेंडेंट है ना, राइट। किसी से ये माल उठाना है, वो माल उठाना है, ये करनी है, वो करनी है, तो अगर वो सारे छोटे छोटे कंपनीज का अगर हेल्थ खराब है तो बड़े एंकर का भी तो प्रॉब्लम होगा ना, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या है, वो एंकर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है एसजी फिनसर्व के साथ इस तरीके से काम करने का, ठीक है। अब देखो एसजी फिनसर्व का प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको अभी एक बता रहा हूं, ठीक है। तो इन्होंने जब बिजनेस चालू किया था कुछ ही महीनों में इनका जो लोन बुक था वो 1000 करोड़ के ऊपर चला गया, और अभी आप देखोगे 2300 करोड़ के आसपास है। लेकिन बीच में एक प्रॉब्लम आया था इनका, तो ये जो 1000 करोड़ का लोन बुक मैंने बोला कुछ ही महीने में किया, इसको बड़ा के आई थिंक 1500, 1800, 1900 करोड़ तक लेके गया था। फिर इनका ना रेगुलेशन कुछ हर्ड मतलब कोई प्रॉब्लम्स में फंसा, अब उसमें जाके बात नहीं करना है बिकॉज ये पास्ट की बात है। तो इन्होंने अपने बुक को ड्रॉ डाउन करना पड़ा, मतलब 1800 करोड़ का लोन बुक को इनको घटा के 700 750 करोड़ में लाना पड़ा था, आई थिंक आफ्टर H1 FY25। तो सोचिए यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो, ये स्टॉक चलता क्यों नहीं है, उसका वजह से यही हुआ बिकॉज तुमने अपने लोन बुक को ग्रो किया, रैपिडली ग्रो किया, 2 साल में तुमने एकदम मतलब 2000 करोड़ तक लेके गया, फिर रेगुलेटरी हर्डल्स में तुम फंस गए, और फिर तुमको बुक को नीचे करके तुमको 750 करोड़ में लेके आना है। लेकिन ये वीडियो को मैं इसमें अच्छे से क्यों कवर कर रहा हूं, बिकॉज पिछले 2 क्वार्टर में मैं देख रहा हूं कि भाई ये कंपनी का तो कमबैक हो रहा है, मतलब पिछले 6 महीने में इनका लोन बुक वो 750 से अभी वापस आई थिंक कितना हो गया, अभी नंबर लिखा है मैंने क्या, अभी हो गया आपका 2300 करोड़। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि पिछले 6 महीने में आफ्टर रेक्टिफाइंग दैट मिस्टेक जो भी उनका था, राइट, अभी कोई रेगुलेटरी हर्डल नहीं है, इनका लोन बुक 3x हो गया, समझ में आ रहा है, 750 करोड़ से अभी 2300 करोड़ का। और मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या है कि FY26 में हमारा 2300 करोड़ से वो 4000 करोड़ बनेगा, विच इज अनदर 70% का ग्रोथ, 60-70 कुछ भी हो, ठीक है, 60-70% का ग्रोथ। और FY28 में जो उसके बाद वाला फिस्कल है, हम 4000 से
से 6,000 करोड़ में चले जाएंगे, विच इज अगेन अनदर अराउंड 50% का ग्रोथ इन द लोन बुक। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बुक का जो मतलब घट के ऊपर आना, मार्केट को एक्चुअली यही चीज अच्छा नहीं लगा था। ये कंपनी को मैं जब देखता रहता था, जब ये रेगुलेटरी इश्यूज आया था, तब मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं था। मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं ना, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी में जब प्रॉब्लम होगा ना, तो प्रॉब्लम में पैसा नहीं डालने का, ठीक है, प्रॉब्लम को एकदम प्रॉब्लम से निकलने दो। बिकॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम कंपनीज में ना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई प्रॉब्लम में फंसता है तो साला उस प्रॉब्लम से निकल के नहीं आ पाता है। जैसे आज भी आप देख रहे हो यस बैंक स्ट्रगल कर रहा है, राइट, जबकि वो कंपनी बंद नहीं होगा। सम्मान कैपिटल को देखो, मतलब वो इंडिया बुल्स वाला, हाउसिंग फाइनेंस वाला, राइट, वो भी बंद नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम से अभी तक निकल के नहीं आया, राइट। सो यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूं, कोई भी कंपनी हो ना, अगर वो स्पेशली वो फाइनेंशियल्स में हो, मैं तो मतलब नॉन फाइनेंशियल्स में भी सेम चीज करता हूं, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर कोई प्रॉब्लम में फंस रहा है ना, तो वो स्टॉक को मुझे नीचे सस्ता खरीदना है, वो चक्कर में लोग फंसते हैं। सो इन्हीं बीच में कंपनी का तो अच्छा है, मतलब कंपनी का अगर मैं अब मैं अगर एचडी फिनसर्व का बोलूं, प्रॉब्लम से मुझे तो लगता है निकल के आया है, मोटा मोटी निकल के आया है। ऑल्दो यू माइट से कि भाई सिर्फ 6 महीने हुआ है, मुझे इस कंपनी को और देखना है आगे। बट इन द लास्ट 6 मंथ्स आई कैन टेल यू, लाइक इनका जैसे मैंने बोला AUM 3 गुना हो गया, इवन द AUM ग्रू 50% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन Q4, ठीक है। सो बहुत बढ़िया है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका इनकम का भी ग्रोथ हुआ बाई 35%। समझ में आ रहा है। YOY लेवल पे FY25 ओवर 24 देखोगे तो ग्रोथ नहीं दिखेगा कहीं पे। क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज FY25 में उनका बुक को डिग्रू करना पड़ा ना। तो अगर तुम अपने बुक को स्केल डाउन कर रहे हो फॉर रेगुलेटरी रीजंस, तो तुम्हारा इनकम ऑन दैट बुक इज ऑल्सो कमिंग डाउन ना। तो इसी वजह से डोंट लुक एट द EPS का ग्रोथ और पैट का ग्रोथ इन FY25 ओवर 24, वो आपको नहीं मिलेगा। अब आपको समझ में आ रहा है मैं ऐसे वीडियोस बना के क्यों देता हूं आपको, ताकि आपको टोटल पिक्चर समझ में आ जाए। वरना एक बंदा 25 एंड 24 का स्क्रीनर में जाके देखेगा और उसको लगेगा भाई इसका तो सेल्स ग्रोथ है ही नहीं, पैट ग्रोथ है ही नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसीलिए तो कहानियों पे ये कंपनीज को ट्रैक करके आपको देता हूं, सो दैट आपका लाइफ ही समझ मतलब आसान हो कि वो डेटा से आपका मतलब वही ना कि वो डेटा से आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होते। सो एनी विच वे, सो देखिए यही वाला पॉइंट है। अब तो अभी देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स कंपनी के जैसे मैंने बोला, क्या इनका जो भी लोन्स देते हैं, सोचो फॉर एग्जांपल 30-40 दिन में एंकर से पैसा आ जाते हैं उस MSME को, और वो एचडी फिनसर्व को वापस कर देते हैं। तो इनका इन्वेंटरी टर्न इज वेरी हाई। मतलब क्या है ना, ये सब सप्लाई चेन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, टर्म लोन्स नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है। और यहां पे सोचिए ना, जो भी कंपनी है, मतलब सिर्फ 15 दिन बाद कजारिया से मुझे पैसा आने वाला है और मैंने माल बना के दे दिया, तो मुझे 15 दिन के लिए अब मैं क्या करूं? अगर कैश अभी नहीं आ रहे तो मैं तो क्या मतलब एम्प्लॉयज को छुट्टी थोड़ी दे दूं? तो मैं एचडी फिनसर्व के पास जाके बोलूंगा कि देखो भाई ये है रिसीट, ठीक है, ये है बिल डिस्काउंटिंग, ये है तुम्हारा बिल, और ये लेने के बाद तुम देखो 15 दिन बाद जब कजारिया से पैसा आएगा तब मैं तुम्हें दे पाऊंगा। तो इस 15 दिन के लिए मुझे तुम पैसा दे दो, राइट। और एचडी फिनसर्व ऑफ कोर्स ये 15 दिन के लिए वर्किंग कैपिटल। तो ये जो 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 30 दिन, ये होता है उनका एवरेज एक लोन टेन्योर पीरियड। समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि इनका इन्वेंटरी टर्न्स बहुत हाई है। जनरली हम फाइनेंशियल्स में इन्वेंटरी टर्न्स एंड ये सब यूज नहीं करते, बट यू गेट द पॉइंट हियर। सो देखिए ये हो गया बात, और तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और ऑफ कोर्स कंपनी का एक चीज मैं बोल सकता हूँ जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया, ये जो हमारे देख सकते हो ना, ये बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में उतना ग्रोथ नहीं है। मतलब क्या है, आप ये सेरा, कजारिया, इनका किसी का भी नंबर्स देख लोगे ना, आप देखोगे उतना ग्रोथ नहीं है कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में, ठीक है। मतलब और सोचिए ना, अगर कजारिया सेरा में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे शायद कजारिया भी पेमेंट थोड़ा सा डिले और कर दे, तो एचडी फिनसर्व के लिए और थोड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो बेसिकली आई नो द कंपनी इज वेरी स्मॉल, और इतना छोटा है ना कि एट अ लार्ज स्केल अगर देश का इकोनॉमी उतने रेट से ना भी बढ़ा तो तब भी दिस कंपनी कैन ग्रो नॉर्थ ऑफ 50%। बट हैविंग सेड दैट, इफेक्ट तो होता ही है ना। तो ये हो गया एचडी फिनसर्व। अब हम सबसे घटिया कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो मुझे बहुत ही घटिया लगता है, वह भी यूग्रो कैपिटल, ठीक है। अब यूग्रो कैपिटल क्या है? वो आपका एक डेटा बेस्ड आपका एक MSME लेंडर है, ठीक है। और MSME में भी ये लोग क्या करते हैं, वही आपका जो छोटे छोटे कंपनीज को पैसा देते हैं, बड़े कंपनीज को पैसा देते हैं। इनका बिजनेस लोन्स का भी सेगमेंट है, जो कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स देते हैं, सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स भी देते हैं, ठीक है। अब कंपनी मुझे खराब क्यों लगता है? बिकॉज कंपनी इसलिए खराब लगता है कि एक तो पहले 50% से ग्रो करता था, अभी 30% से ग्रो कर रहा है, और कॉन कॉल पढ़ के भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि 30-35% के ऊपर से ग्रो कर पाएगा। एक चीज तो वो हो गया। दूसरा चीज यह है कि देखो यूग्रो का एसेट क्वालिटी खराब हुआ। एसेट क्वालिटी खराब मतलब पिछले 1-2 साल में उनका GNPA का नंबर बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यही वाला प्रॉब्लम है कि तुम्हारा एसेट क्वालिटी खराब हुआ,
पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ खराब हुआ। तो अगर आपने मेरे फाइनेंशियल सेक्टर वर्कशॉप, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वर्कशॉप लिया तो आपको तो पता ही है, ऐसे सिचुएशन में स्टॉक नीचे जाता है, वही पड़ा रहता है, पैसा बनता नहीं है वैसे स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक आधा भी हो गया, तो मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर है। तो अभी ये कॉन कॉल में आके पहले ही बता रहा है कि दूसरों का नाम लेके बता रहा है कि देखो इनमें प्रॉब्लम, आईएफएल में ये प्रॉब्लम हुआ, उसमें ये प्रॉब्लम हुआ, इसमें ये प्रॉब्लम हुआ। मतलब क्या, तुम दूसरों का प्रॉब्लम दिखा के तुम दिखा रहे हो कि तुम्हारा प्रॉब्लम कम है क्या? तो ऐसे एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता है। यू कैन सी राइट, इतना जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेक एग्जांपल ऑफ अनदर एनबीएफसी जो कि एमएसएमई में ही है, उसका नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। तो मिस्टर असीम ध्रुव राइट, तो वो थोड़ी ऐसे बात करता है दूसरों के बारे में, वो अपने बिजनेस पे कंप्लीट फोकस देके काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, जैसे ये जो बंदा है, ये जो हमारा यूग्रो कैपिटल का जो मिस्टर नाथ करके जो बंदा है, वो ये बता रहा है आईआईएफएल में देखो क्या प्रॉब्लम हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ। तो जब कोई दूसरों का, इट्स लाइक आपको स्कूल में 100 में 30-35 का मार्क्स मिला है और आपको पता है आप घर जाओगे तो आपको पूरा पेला जाएगा। तो आप क्या करते हो, घर जाके पहले ही अपने हाथ खड़ा करके बोल दो कि देखो क्लास में 10 लोग फेल किया, मैं फेल नहीं किया, गॉट इट। लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो उस क्लास में तो 2 लोगों को 90+ भी मार्क्स मिला ना, करेक्ट। सो बात वही है कि यहाँ पे इनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर दूसरा चीज है, मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके प्राइस टू बुक का बात करता है, स्टॉक सस्ता है वो सब करता है, मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता है। कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट अगर स्टॉक का बारे में बात कर रहा है ना, मतलब वो सारा प्रेशर में है जिंदगी में, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए वो क्या करता है, पहले वो क्लैरिफिकेशन देता है कि देखो देखो इतने एनबीएफसीज में प्रॉब्लम था। हाँ प्रॉब्लम था, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉब्लम नहीं था। आरबीआई ने रिस्क वेट्स बढ़ा दिया था, अनसिक्योर्ड लेंडिंग पे हमारे रेगुलेटर बहुत यहाँ पे कर्टेल कर दिया। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे आप माइक्रो फाइनेंस स्पेस में प्रॉब्लम हुआ बिकॉज ऑफ ओवर लेवरेज सिचुएशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम नहीं था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये यूग्रो कैपिटल वाला झूठ बोल रहा है, बट मैं यही बोल रहा हूं कि लाइक देयर आर एनबीएफसीज, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीएफसी फाइनेंस करके, जो इतने प्रॉब्लम्स में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया और उनका मैनेजमेंट तो कभी लड़ाई नहीं कर रहे। भाई देखो एसबीएफसी का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे तो एग्जांपल लेके बात करना पड़ेगा ना, वरना यू वोंट गेट द पॉइंट हियर। बट यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मैक्स फाइनेंशियल्स का भी आप एग्जांपल ले लो, है ना, 20-25% से ग्रो कर रहा है। अगर आप कमलेश गांधी का सुनोगे तो कितना अच्छा लगता है उनका कॉन कॉल सुन के, राइट, जहां पे यहाँ पे इधर उधर का लोगों को ब्लेम कर रहा है। दूसरा एक चीज मुझे एक और अच्छा नहीं लगता है कि लाइक ये यूग्रो कैपिटल का आप देखोगे कि लाइक उन्होंने एक चीज बोला जो मुझे और अच्छा नहीं लगा, विच इज लाइक उन्होंने ये कहा है कि लाइक हमारा एनपीए नंबर बढ़े, जीएनपीए नंबर बढ़े, लेकिन हमारा क्रेडिट कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। मतलब इनको उतना मतलब प्रोविजन नहीं करना है, गॉट इट। जीएनपीए बढ़ने से आपको तो ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करनी है, लेकिन सोचो ना, अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड किया तो आपका वैसे ही इनकम स्टेटमेंट में हिट होगा। लेकिन इनका कहना है कि सिंस हम सिक्योर्ड बुक इतना है, हमारा सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक, तो हमारा जीएनपीए बढ़ने के बाद भी हम क्रेडिट कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे उतना। तो ये क्या बात हो गया, हमारे क्या हिस्ट्री में ऐसा थोड़ी है कि लाइक जिनका सिक्योर्ड बुक है उनका एसेट क्वालिटी कभी खराब नहीं हुआ है ना। सो द पॉइंट इज के लाइक अगर इससे भी तो मुझे और डर लगता है कि भाई आगे जाके क्या पता तुम्हारा क्रेडिट कॉस्ट बहुत तगड़ा लेवल पे खराब हो जाए एक साथ, बिकॉज आज तुम दिखा नहीं रहे हो। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट एंड से लाइक दे आर अंडर प्रोवाइडिंग एंड शोइंग मोर पैट एंड ऑल दैट, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि लाइक आई वुड रादर वांट टू बी विद अ बैंकर हु वुड प्रोवाइड अर्लियर देन लेटर ना। मतलब जिनका एसेट, मतलब क्या है, देखो आज वो ज्यादा प्रोवाइड करता तो क्या है, आज का शायद इनकम स्टेटमेंट थोड़ा खराब होता, लेकिन कल जाके यू कैन ऑलवेज रोल इट बैक ना, फिर तुम्हारी अदर इनकम में ऐड हो जाएगा और तुम्हारा ईपीएस बढ़ जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज के लिए जो मैनेजमेंट ऐसे बात करता है ना कि भाई मेरा जीएनपीए बढ़ जाएगा, लेकिन सिंस मेरा सिक्योर्ड बुक है तो पैसा कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा एंड ऑल। बिकॉज मेरा कहना है कि सिक्योर्ड बुक है फिर भी आप प्रोवाइड करके रखो ना, राइट, बिकॉज उससे तुम्हारा बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग रहता है। सो एनी विच वे, अब देखिए मेरा कोई यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं। और बाय द वे आप में से अगर कोई किसी को ये लग रहा है कि ये सुनने के बाद कि बंदा ये बोल रहा है कि आगे जाके ये येस बैंक बन जाएगा, नहीं, गलत है, ठीक है। कल क्या पता ये फिर से इंप्रूव हो जाए, अच्छा बन जाए, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट मेरा काम है कि जो प्रॉब्लम्स है वो आपके सामने अच्छे सिंपल लैंग्वेज में कहानी पे बता के देना, ताकि यू आर नॉट मिसलेड बाय एनी पर्टिकुलर डेटा और एनी पर्टिकुलर थिंग इधर उधर। सो एनी विच वे, और एक और चीज मैंने देखा कि पीपीटी में वो अपना आरओए का नंबर पहले 4% बोलता था, लिखता था एज अ टारगेट, अभी वो भी हटा दिया। अब इनका आरओए कितना होगा, 2% या उसके नीचे होगा, राइट, बिकॉज इनका तो ईपीएस में उतना ग्रोथ आ नहीं रहा है, लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट गया है और ये सब चीजें हो रहा है। तो देखो ऐसे सिचुएशन में आपने देखा होगा ये स्टॉक कैसे 300 के ऊपर में था, अभी 160 170 में
गिर चुका है, प्राइस टू बुक मतलब इट गेट्स चीपर एंड चीपर। तो बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं ना कि लाइक आप यूग्रो कैपिटल क्यों कवर नहीं करते हो। मेरा पॉइंट जैसे मैं बोला इस वीडियो के पहले में कि लाइक मेरा ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, लेकिन इतना खराब होता है और ये अभी से नहीं, पिछले 3-4 क्वार्टर से देख रहे हो, इतना कुछ खास कुछ है नहीं। स्टॉक जो गिरा है जस्टिफाइड है, एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है, राइट। ये जो मैं दूसरा एसबीएफसी का नाम लिया आपने, वो देखो उसका स्टॉक गिरा नहीं। एक टाइम था वो एसबीएफसी 80 और 90 के बीच घूमता था, लेकिन अभी आप देखोगे 115 के लेवल पे चला गया। सो द पॉइंट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट हमेशा आपको सच बोलेगा। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक अगर आप 3-3, 4-4 साल में क्यों पैसा नहीं बनाया, तब मार्केट उल्लू नहीं है, समझ में आ रहा है। हाँ, डे टू डे लेवल पे अगर आप चार्ट देखते रहोगे तो उसके साथ आप धंधे का परफॉर्मेंस को काउंट करोगे तो वो सेंस नहीं बनता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मार्केट इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। सो यही हो गया बात। चलिए, ये 4 कंपनी है, आपको तो समझ में आ ही गया है। इन चारों में मुझे केपरी ग्लोबल सबसे अच्छा लगता है, राइट, सिर्फ इन चारों में, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि केपरी ग्लोबल इज अ ग्रेट काम, मतलब इट इज डूइंग वेरी वेल, एक्चुअली इट इज डूइंग वेरी वेल, लेकिन सिर्फ उनका गाइडेंस थोड़ा सा कंजर्वेटिव है एंड आई होप दे डू बेटर देन द गाइडेंस। तब ऑफ कोर्स स्टॉक का रीरेटिंग होगा, रीरेटिंग शायद उतना नहीं होगा लेकिन स्टॉक पैसे बनाएगा। और उसके बाद ऑफ कोर्स सैटिन का भी वही देखना है आगे जाके लोन बुक का ग्रोथ का नंबर क्या देता है। एसजी फिनसर्व इज गुड, बट इफ यू से के लिए 6 महीने में क्या आप डिसीजन लोगे, मैं अभी तक नहीं लूंगा। आई वुड वांट टू ट्रैक दिस कंपनी मोर, एटलीस्ट फॉर अनदर 6 to 8 to 9 months एंड सी के लाइक आगे जाके और कोई प्रॉब्लम में ना फंसे, राइट। और ऑफ कोर्स इतनी छोटी कंपनी है एसजी फिनसर्व, राइट, बिकॉज आज आप देख सकते हो इंडिया में एमएसएमईज में भी हजारों एमएसएमईज होते हैं, छोटे एमएसएमई का भी और 10 एमएसएमई होता है जो इनको केटर करता है ना। सो बेसिकली इट्स लाइक अ पैंडोरास बॉक्स हियर, ठीक है। कोई भी आप देखोगे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, हजारों कंपनीज को पैसे दे सकते हो। सो एसजी फिनसर्व का ऐसा कुछ नहीं कि आपका उसका ट्रेन मिस हो रहा है। आराम से बिल्ड करो, आराम से पोजीशन को देखो। मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है, अगर होता तो मैं तो बता भी देता, बट ऑल आई एम सेइंग इज के लाइक इतनी छोटी कंपनी है, वी डोंट नीड टू रश। अगर अच्छा करता है तो यू ग्रो ओल्ड विद दैट कंपनी, समझ में आ रहा है। बट द कंपनी हैज टू कीप ऑन परफॉर्मिंग फॉर यू टू कीप ऑन इंक्रीजिंग होल्डिंग, नॉट के लाइक भाई कोई गाइडेंस का सपना दे दिया और आप बैठ गए उसके ऊपर, कल कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल इनका रेगुलेटरी हर्डल की वजह से जब इनका बुक आधा हो गया था, उससे पहले भी इनका गाइडेंस बहुत तगड़ा था, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए तो आप देखोगे स्टॉक नहीं चला। तो एनी विच वे ये सारी चीजें हैं, देयर आर मेनी सिनेरियोस जो आपको दिमाग में रखना है। सिर्फ 1 + 1 = 2 नहीं होता है मार्केट। ऑन दैट नोट, अगला जो 7 जून और 2025 को आगे सबको पता ही लाइव वर्कशॉप होने वाला है, यू नो, ऑन माय पोर्टफोलियो। पूरा मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे मैं करूंगा। मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स है आफ्टर Q4 एंड FY25, मैं कौन से स्टॉक्स में पोजीशन बढ़ाया, कौन से स्टॉक में पोजीशन घटाया, किसको पोर्टफोलियो से पूरा निकाला, किन किन को मैं नया ऐड किया, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखो। तो बहुत मजा आने वाला है उस सेशन को। 1 फुल डे का सेशन होगा, आई थिंक इट्स अ सैटरडे को 7 जून सुबह 10 बजे से हम 6 बजे तक पूरा सेशन करेंगे और उसके बाद जितना हो सकता है Q&A करूंगा मैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 6 बज गया कि भाई अब मुझे मतलब सोने जाना है। उसके बाद आई कैन गारंटी कि आप अगर आओगे आपका सवाल बिना लेके मैं सेशन एंड नहीं करूंगा, चाहे वो रात को मिडनाइट ही ना हो जाए। तो एनी विच वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।